हेलो दोस्तों, नमस्ते श्री और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। एंड दोस्तों, यहाँ पे वी आर अगेन बैक विद आवर डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट सीरीज, जिसके हम एपिसोड 12 में आज हम बात करने वाले हैं हमारे तीसरे फंडामेंटल राइट के बारे में, ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इससे पहले हम लोग राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम पढ़ चुके हैं, और अब हमारा जो तीसरा जो क्लस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं, जो 6 हैं, उसमें से अब हमारा जो तीसरा है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो दोस्तों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल 23 एंड 24 को पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली जो ये 23-24 के आर्टिकल है, ये तीन चीज़ों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हम लोगों को दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स द्वारा। और वो तीन चीज़ें हैं, सबसे पहले है फोर्स्ड लेबर, और उसके बाद है हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और फिर तीसरी है हमारी चाइल्ड लेबर। तो इन तीनों कैटेगरी की प्रोटेक्शन करते हुए ये 23 और 24 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने डाला था, और इन्हीं के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हमको फंडामेंटल राइट्स के रूप में फोर्सिबल राइट्स दिए गए। तो दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर को किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने 2 आर्टिकल्स के अंदर प्रोटेक्ट किया है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ चुका है हमारा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के अंदर 2 क्लॉजेज हैं, और सबसे पहला क्लॉज जो है वो बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। Any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने करी है, 3 चीजें इन्होंने बताई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, किसी भी तरीके का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाहे वो चाइल्ड में की जाए या किसी मेल में की जाए या फिर फीमेल में की जाए, किसी भी रूप की ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो पनिशेबल होगा अंडर क्राइम, क्रिमिनल लॉज, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने बोला कि जो भी लॉ उस समय होगा उसके अंतर्गत उसको क्रिमिनलाइज करा गया है। दूसरी चीज़ जिन्होंने बात करी है वो बात करी है बेगार की। दोस्तों, बेगार बेसिकली अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर होती है, स्लेवरी होती है, जिसके अंदर आपसे अनवांटेड लेबर वर्क कराया जाता है विदाउट पेइंग यू। ये यूजुअली ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन्स के साथ किया, यूएस से ले जाके। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे फोर्स लेबर कराया जाता था, लोगों को डरा के, धमका के, और किसी भी रूप में उनको पेमेंट्स नहीं दी जाती थी, या किसी भी रूप में उनको उसके लिए रेम्यूनाइज नहीं किया जाता था। तो बेगार, एनी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, यानी आप किसी व्यक्ति को रख रहे हैं और उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं, वो अलाउड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्लस उन्होंने और फोर्स लेबर, तीसरा जो पॉइंट है वो एनी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर बोला है कि आप किसी बंदे को अगर कम पे भी कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसको फोर्सफुली काम करा रहे हैं, वहाँ पास काम नहीं करना चाहता। यूजुअली शहरों के अंदर ऐसा हो जाता है कि माँ बाप बच्चों को कम उम्र के लोगों को भेज देते हैं शहर में काम करने के लिए, घरों पे नौकर के रूप में। और होता क्या है कि मालिक जब एक बार बच्चा आ जाता है तो ना उसे छुट्टी देता है घर वापस जाने की, उसे पता है कि वो घर चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा, और उससे फोर्सफुली, चाहे वो पैसे दे रहा है, मगर क्या वो पैसे पूरे दे रहा है, लेबर लॉस के अंडर दे रहा है, नहीं पता। क्या वो पैसे दे रहा है मगर वो फिर भी काम नहीं करना चाहता, तो वो भी इस फोर्स लेबर के फॉर्म के अंदर आएगा। तो इन 3 प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स लेबर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया है। और प्रोहिबिट करने के साथ साथ आपका सेकंड पार्ट जो लिखा है, शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल, तो एक प्रकार का पनिशेबल ऑफेंस भी उसको बना दिया है। और आप देखेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के अंदर काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉज हैं, काफ़ी सारे पनिशमेंट्स हैं, इम्प्रिजनमेंट्स हैं, फाइन्स हैं जो लगाए गए हैं। दोस्तों, अब इसी आर्टिकल के हमारे सेकंड क्लॉज में एक एक्सेप्शन दी गई है गवर्नमेंट को कि वो किसी रूप से सिटीजन्स को कह सकती है कोई काम करने के लिए, और कोई ऐसा लॉ बना सकती है या ऐसा प्रोविजन बना सकती है कि सिटीजन्स को काम करना पड़ेगा, चाहे वो चाहें या ना चाहें। पढ़ते हैं उसको, उसमें क्या लिखा है। ये कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। तो ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि स्टेट कंपल्सरी बना सकती है किसी भी जॉब को, किसी भी काम को, और वो करना पड़ेगा देश के लोगों को, अगर वो पब्लिक पर्पस यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है। तो दोस्तों, कैसे, ये क्यों डाला गया है? इसका
डालने का क्या रीज़न है कि काउंसिल फॉर फादर्स ने सरकार को एक तरीके से ऊपर बात कर रहे फोर्स लेबर की ना होने की, और सरकार को ऐसी पावर दे दी कि स्टेट नथिंग शेल स्टॉप स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर कंपलसरी वर्क फॉर पब्लिक पर्पस। तो ये जो है ये यूजुअली होता क्या था मैं आपको बताऊं। अभी तो खैर वॉर या युद्ध के हालात कभी हम लोगों ने, शायद हमारी जनरेशन ने तो नहीं देखे हैं। कारगिल वॉर एक छोटा सा वॉर हुआ था, दैट्स इट, बट वो भी बहुत छोटा स्क्रिमिश था। मगर पहले के ज़माने में क्या होता था, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री की एक बहुत ही फेमस आवाज़ थी, जय जवान जय किसान। उन्होंने देश के किसानों को प्रेरित किया कि देश में अनाज की कमी है, वो जाएं और खेती करें और देश को दोबारा से अपना फूड ग्रेन्स में सरप्लस बनाएं। तो इस प्रकार से युद्ध के दौरान या किसी नेचुरल क्लैमिटी के दौरान, कई बार पहाड़ों में क्या होता है, जब त्रासदी आ जाती है तो वहाँ पे लोगों को बोला जाता है, गांव वालों को बोला जाता है, कंपलसरी किया जाता है कि हर गांव वाला जाएगा और कुछ ना कुछ उस त्रासदी में दूसरे गांव में जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ मदद करेगा। उसी प्रकार से कभी युद्ध हो जाए, कभी वॉर हो जाए, तो सरकार बोल सकती है कि भैया कंपलसरी है कि इतने लोगों को इस फैक्ट्री में काम करना है, आर्म्स बनाने वाली में, या फिर कितने लोगों को ये काम करना है। तो इसलिए उसको फोर्स लेबर में नहीं माना जाएगा अगर पब्लिक पर्पस के अंदर सरकार कभी भी किसी भी जॉब को कंपलसरी करती है फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें दूसरी जो बात उन्होंने कही है कि कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कि भैया कंपलसरी कर दे कि भैया ये जो है सिर्फ मुसलमान करेंगे, ये जो है सिर्फ बुद्धिस्ट ही करेंगे, ये जो है सिर्फ दलित करेंगे या फिर ब्राह्मण ही करेंगे काम। ऐसा कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को कंपलसरी बनाया है फॉर पब्लिक पर्पस, देन दैट शुड बी यूनानिमस, यूनिफॉर्म ओवर एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट और रेस और क्लास एज मेंशन्ड इन आवर सेकंड क्लॉज। तो दोस्तों इस प्रकार से सरकार को एक्सेप्शन दी गई है, ज़रूरत के समय पे फोर्स लेबर की एक फॉर्म को कंपलसरी काम करने के लिए लोगों को कोई भी कानून वो बना सकती है। तो ये हमारा जो आर्टिकल 23 जो बात करता था ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के बारे में ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल 24 की तरफ, जो बात कर रहा है चाइल्ड लेबर के बारे में। तो क्या बोल रहा है 24 आर्टिकल, आइए पढ़ते हैं। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमने 21A में कवर किया था, राइट टू एजुकेशन, उसके अंदर जो कंपलसरी एजुकेशन है उसका एक एज गैप बनाया गया था 6 to 14। 6 साल से 14 साल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा और सरकार की जिम्मेदारी है कंपलसरी एजुकेशन 6 साल से 14 साल के बच्चे को देना। इसी के लिए जो 14 साल की एज लिमिट रखी गई है वो 24 के अंदर इसलिए वही रखी गई है। 14 साल की उम्र से नीचे का कोई भी बच्चा किसी भी जगह कोई प्रकार की एम्प्लॉयमेंट हजार्डस माइंस और फैक्ट्रीज में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कोई बच्चा 14 साल की कम एज में अगर कोई काम कर रहा है, अपने फैमिली को हेल्प कर रहा है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं अपने पिताजी के साथ चाय बेचा करता था, या फिर अपने खेतों में पापा मम्मी के साथ किसानी के लेबर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो इस एम्बिट से उसको बाहर रखा गया है दोस्तों। क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है हम लोग जो हैं एक मिडल कहें तो क्या कहते हैं मिडल जीडीपी उसमें आते हैं, हम लोग एडवांस या विकसित देशों में नहीं हैं। तो इसलिए हमारे देश में किसी लेबर को अफोर्ड करने से अच्छा घर वाले प्रेफर करते हैं कि अगर घर के ही लोग मिलके काम करें तो क्या पता जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएं और रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए अगर आप 14 साल के कम उम्र के हैं मगर आप अपनी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इससे आउट रखा गया है। मगर अगर आप 14 साल से नीचे हैं और आप किसी भी और जगह पे काम कर रहे हैं अदर देन योर फैमिली हेल्प एंड फैमिली सपोर्ट, देन यू आर नॉट अलाउड, एंड स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग इन एनी हजार्डस प्लेस देन यू आर नॉट एट ऑल अलाउड। सो दोस्तों हमारे आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर यही सब बातें बताई गई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, इन तीनों को कवर करते हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ह्यूमन राइट्स चार्टर था उसको एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की तरह उसका ध्यान रखते हुए इन दोनों प्रोविजंस को बनाया था। और इस तरीके से हम अपना तीसरा क्लस्टर ऑफ राइट्स यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को कवर करते हैं और 23 और 24 के आर्टिकल्स को यहीं पे समाप्त करते हैं।
अब इसके बाद हम अपने अगले एपिसोड में चलेंगे आगे के राइट्स की तरफ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पिछले एपिसोड्स को देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा 12th एपिसोड्स हैं और आपके फंडामेंटल राइट्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम के लिए यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एंट्रेंस एग्जाम आप किसी भी फॉर्म में चले जाएँ, जिधर भी लीगल की बात है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही नेसेसरी है, क्योंकि सवाल वर्ड्स से ही निकाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हेयर सौरभ खरवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड बाय बाय।